हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा एसआई के सेट नंबर 9 के बारे में। और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 8 सेट तक अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखा होगा। इसमें वो सभी प्रश्न इंक्लूड किए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है और आपके प्रिपरेशन के लिए रिविजन्स के पर्पज से काम करेगा। तो जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से याद रखिए, कोशिश करिए कि उनको नोट डाउन किया जाए ताकि रिविजन्स के टाइम पे आप पढ़ करके जा सकें। आज की इस वीडियो में 50 MCQ है हमेशा की तरह। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद 19 और 31 के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? संपत्ति का अधिकार अब जो कि एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रखा गया है, सभी को पता है। तो आपको ये बताना है कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किस संशोधन के तहत हटाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में ये हटा था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसका परिणाम था? अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने कर्नाटक युद्ध पर टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है हमारा 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उसमें कर्नाटक युद्ध मैंने आपको बताया था और उसी में से ये प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड भी किया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसका परिणाम था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार युद्ध का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय क्या रहा? 1749 से 54 तक, 1749 से 54 तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ, तो पांडिचेरी के संधि के तहत, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक चुनाव में भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी करता है। पहली बार आचार संहिता कब जारी की गई थी, ये बताना है। पहली बार आचार संहिता 1971, ऑप्शन सी हो जाएगा 1971। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए कब? बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि, तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में। आपको ये बताना है कि बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की जो संधि हुई, इस पर हस्ताक्षर किए गए 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, ऑप्शन डी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि 22 से 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के बाद 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्रदान की गई थी। ज्योतिबा फुले ने एक सामाजिक सुधार समाज सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो ध्यान रखना है, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने 1873 में किया था। डेट अगर पूछा है तो 24 सितंबर याद रखना है, क्योंकि अब एग्जाम्स में डेट इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे के महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले राव द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। और वह, ध्यान रखिएगा, वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन। तो ए यहाँ पे सही आंसर बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 295 लाइक्स, 295 लाइक्स आपको करने हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो ये आपका 164 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 164। नेक्स्ट होने की निम्नलिखित में से हड़प्पा के पतन का एक कारण था। हड़प्पा के पतन का कारण क्या था? हड़प्पा के पतन का कारण, ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक परिवर्तन, भूकंप, आर्य आक्रमण, यानी ये सभी के सभी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि कब मिली थी? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि कब दी गई थी? तो सही आंसर होम रूल आंदोलन में, होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किसे मानव विकास के 4 स्तंभ माने जाते हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ माने जाते हैं, बताइए कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और स्थिरता। ये मानव स्तंभ विकास के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैं नास्तिक क्यों हूँ निबंध किसके द्वारा लिखा गया था? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था मैं नास्तिक क्यों हूँ। यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ यह भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया एक निबंध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत के स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग की त्रासदी कब हुई थी? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, ट्रेजेडी हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये घटना है 13 अप्रैल 1919 के। 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। अ नेशन इन द मेकिंग जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आबनूस और महोगनी के जो पेड़ हैं वो संबंधित है किस वन से? आबनूस और महोगनी के जो पेड़ हैं संबंधित है किस वन से? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऑप्शन डी हो जाएगा। गाजा पट्टी जो है वो किसके तट में स्थित है, बताइए? गाजा पट्टी जो है वो खालिस्तान के तट के साथ स्थित है, चर्चा में चल रहा है गाजा पट्टी। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के तट के साथ स्थित है। गाजा पट्टी एक फिलिस्तीन क्षेत्र है, यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की प्रसिद्ध जेवीपी समिति दिसंबर 1948 में गठित हुई थी, ये किसके लिए नियुक्त की गई थी? ये जो समिति थी जेवीपी समिति का संबंध देखिए किन लोगों से था? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो ये जो समिति गठन की गई थी दिसंबर 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दों को जांच करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ये प्रश्न तो आपने कई बार देखा होगा, अभी हमने इस आपको संविधान सभा का टॉपिक अभी जस्ट कराया था 40 इंपॉर्टेंट सीरीज़ में, उसमें भी आपने ये प्रश्न देखा होगा। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ऑप्शन डी बन जाएगा सही आंसर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे जो 4 डेट आप देख रहे हैं वो चारों के चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें सबसे वरिष्ठ जो नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2 दिन के बाद जब फिर से अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर 1946, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष, जो कि 22 जनवरी 1947 को ये अप्रूवल हुआ, यानी स्वीकृति मिली थी। तो इस चीज़ को याद रखिए, चारों के चारों डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिलहाल सही आंसर यहाँ पे होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि 20 का आंसर ए बी सी डी में से क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि का आविष्कार किस काल में माना जाता है? कृषि का जो आविष्कार है वो किस काल में माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार और पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में, जबकि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में, और वांडीवास पड़ता कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में एक क्षेत्र था वांडीवास का युद्ध। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ऑप्शन बी बन जाता है करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द किसने गढ़ा? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द जो है वो किसने गढ़ा था? तो राइट आंसर राजकृष्ण, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकृष्ण। यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पढ़ लेते हैं। हिंदू विकास दर शब्द 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा गढ़ा गया था। यह 1991 के आर्थिक सुधारों के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर को संदर्भित करता है, जो 1950 से 1980 के दशक तक औसतन 4% थी। तो बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कब और किसने गढ़ा, 1978 में राजकृष्ण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर एजेंसी? संविधानेतर का मतलब हो जाता है गैर संवैधानिक, ठीक है। एक होता है संवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक के अगर अंतर्गत बात करें, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है, वो आपका नीति आयोग हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर गैर संवैधानिक की और भी संस्था की बात करें, जैसे विधि आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार है, नीति आयोग है, और भी बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम डी को देख सकते हैं, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग बताइए खाली स्थान से संबंधित है। जेनेटिक स्क्रीनिंग बताइए किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा किसी व्यक्ति में किसी विशेष जीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए डीएनए का विश्लेषण, जिसको कहते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग, ऑप्शन ए। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुआ था। ये जो समिति था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही आंसर हमारा बन जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो समिति है, इसकी सिफारिश पर की गई थी। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अंतर्राज्य परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित एक गैर संवैधानिक, जो कि गैर संवैधानिक नहीं कह सकते क्योंकि ये अनुच्छेद में है, तो गैर अस्थायी संवैधानिक निकाय है। गैर अस्थायी संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक नहीं, गैर अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इस निकाय का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा जारी जो कि स्थापित किया गया। सरकारी आयोग की जो स्थापना हुई खुद 1983 में हुआ था, जून 1983 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जून 1983 में। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक, जिसको हम लोग वर्तमान में एनडीबी के नाम से जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नाम से जाना जाता है, समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी एनडीबी की जो स्थापना हुई थी वो किस शिखर सम्मेलन में किया गया था? तो फोर्टालेजा, ठीक है, फोर्टालेजा, यहाँ पे फोर्टालेजा ब्राज़ील में 2014 में इसका गठन हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन थी? तो फैज़ाबाद यहाँ पे सही आंसर बनता है, ऑप्शन सी, फैज़ाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो प्रथम जो मैसूर युद्ध था, प्रथम मैसूर युद्ध, वो समाप्त हुआ था मद्रास के संधि के तहत। 1767 से 69 के बीच ये युद्ध हुआ, ये संधि हुई 69 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 ये सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी ये 1844 गलत है, इसका सही संबंध हो जाएगा 1838 के साथ, ठीक है, 1838 के साथ लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ज़मींदारों की रक्षा हेतु द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से 1838 में कलकत्ता में स्थापित पहली राजनीतिक ये सभा थी, जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था?
तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि बंगाल विभाजन के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे वो कौन थे? तो अपना टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कि उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, पूर्ण आंतरिक यानी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब सघन से विरल माध्यम में जाता है, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तभी पॉसिबल है, और साथ ही साथ क्रांति कोण से अधिक कोण पर प्रकाश को गुजरना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें कांच से होकर के पानी में, तो कांच हो गया आपका सघन और ये हो गया आपका विरल माध्यम, यानी कि ये डेंसर और ये रेयर मीडियम। तो जब भी तभी पॉसिबल होगा जब सघन से विरल में जाएगा। अगर हम पानी से कांच को देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं हो सकता है। पानी से अगर वायु की तुलना करें तो पानी जो कि ज़्यादा सघन होगा, वायु कम सघन होगा, तो ये पॉसिबल है। कांच से वायु में देखें तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम देख सकते हैं, जो कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्त होती रहती है? जैसे एक निश्चित समय के बाद वो गति वापस उसी तरह से होती रहेगी। जैसे घड़ी का जो चलना है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अवधि की गति, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। समय के एक नियमित अंतराल के बाद जो गति दोहराई जाती है उसे आवधिक गति कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो 2, 8, 8 और उसके बाद 72 कक्ष में 2, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा टोटल ऑप्शन बी। ठीक है, 2, 8, 8, 2। नेक्स्ट वन है कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या किस में होती है? जनरली हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो हमारा -2 के रूप में आता है, देखने को मिलता है, ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है, लेकिन यहाँ पे +2 देखने को मिलेगा, वो है आपका ऑप्शन ए, OF2। ठीक है, OF2, क्योंकि यहाँ पे जो आप फ्लोरीन देख रहे हैं इसका ऑलरेडी हो जाता है +2। ठीक है, मतलब +1 होगा, जो कि यहाँ पे 2 लगा है तो प्लस ये 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको वैलेंस इक्वल करने के लिए -2 हमें ऑक्सीजन का रखना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। लेकिन जनरली किस में होता है? जनरली आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का -2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो देखिए, ऊर्जा की बात आती है तो आप फ्रीक्वेंसी से ध्यान रखेंगे, और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था GX UV इमरान, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो मैंने आपको याद रखा था, ये 7। अगर इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, लेकिन इधर की तरफ बढ़ेंगे तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए कि परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होगी, यानी परावैंगनिक किरण क्या, अल्ट्रावायलेट यहाँ पे, यानी इधर जो भी है इनसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अवरक्त किरण, तो ये तो सही हो रहा है, इससे ज़्यादा है। गामा किरण, यानी गामा किरण यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे तो कम है ना। एक्स किरण इससे भी कम है, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो आप आई देख रहे हैं अवरक्त किरण, इंफ्रारेड, इससे ज़्यादा है परावैंगनिक किरणों का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अपने समय से 1 वर्ष पहले ही इसको समाप्त किया गया था। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन डी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्वनि का वेग बताना है, ध्वनि के वेग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा एक कथन सही है। तो जनरली अगर हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो देख सकते हैं कि ठोसों में तो अधिकतम होता है ध्वनि का जो वेग है, ठोस में अधिकतम, लेकिन गैसों में न्यूनतम होगा, इसलिए डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 निकाय तापीय साम्य कहे जाते हैं यदि और केवल यदि।
केवल और केवल यदि उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह ना हो, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। तारकेश्वर आंदोलन का संबंध हो जाता है मंदिरों में भ्रष्टाचार से रिलेटेड था। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या फिर विलय नीति कह सकते हैं स्टार्ट किया था। तो इसका प्रथम शिकार महाराष्ट्र का सतारा हुआ, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, जिसको हम लोग साल्टो एंजल के नाम से जानते हैं, और ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में, जिसको दक्षिणी अमेरिका का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। और एक तरह से ध्यान रखिएगा कि वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कराकस होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 37वें संस्करण जो होगा, अभी तो 36वां कंप्लीट हुआ था जो कि गुजरात में, तो 37वां कहाँ होगा, वो गोवा में होने वाला है, ऑप्शन डी गोवा में। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह करने की योजना बना रहा है। सुधार गृह करने की योजना बना रहा है, जेल का नाम सुधार गृह। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आउटरीच कार्यक्रम झूले लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। आउटरीच कार्यक्रम झूले लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा, तो भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना के द्वारा। भारत में किस शहर ने G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की थी। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसने की थी, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन डी वाराणसी, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया तेलंगाना को, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और किसी भी तरह के पेड कोर्स को आप लेना चाहते हैं, नोट्स वगैरह आपको चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।